नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली शुन चुंग जब अपनी संसद में, सिंगापुर की संसद में एक डिबेट के दौरान उन्होंने जो कहा वो भारत के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और दुखद ये है कि भारत के बारे में अब ये राय दुनिया के स्तर पे आमतौर पे बन रही है। आगे बढ़ने के पहले ये देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि नेहरू का जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक डिक्लाइन पे है। अब उसकी संसद में 43% अपराधी बैठे हुए हैं जिनके ऊपर संगीन अपराधों के मुकदमे। बेशक अभी हम जितना थिन स्किन्ड हुए हैं, भारत की चर्चा आज के पहले, इस सरकार के पहले इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में संसद में बैठे अपराधियों के लिए या हिजाब कंट्रोवर्सी पे या बढ़ते फंडामेंटलिज्म के लिए नहीं होती थी। भारत वो देश है जो आज़ादी के तुरंत बाद नेहरू के नेतृत्व में अपने वेट से बहुत ज़्यादा ऊपर पंच मार रहा था। मैं सिर्फ ये कहूँ कि कोरिया में जो आर्मिस्टिस हुई, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच जो आर्मिस्टिस हुई, जो संधि हुई, अभी युद्ध तो आज तक वो ऑफिशियली खत्म नहीं माना गया है, लेकिन जो युद्ध विराम हुआ उसकी निगरानी भारत कर रहा था। उसके बाद वियतनाम में 1954 में जब हो ची मिन्ह जीत के आते हैं तो नेहरू उनके साथ जाते हैं कि फ्रांस कहीं कुछ धोखा ना कर दे। और उसके बाद जो एक कंट्रोल कमीशन बनता है पूरे इंडो चाइना के लिए, यूनाइटेड नेशंस से मान्यता प्राप्त, उसका मुखिया भारत होता है। और वहां से चला हुआ हमारा सफर अगर आज यहां पहुंचा है कि USCIRF जो उनका इंटर रिलीजियस फेथ और फ्रीडम पे, रिलीजियस फ्रीडम पे जो उनका कमीशन है, वो लगातार हमको लेक्चर करता रह रहा है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा अब उसके रेफरेंसेस में हम आते हैं कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, भारत में माइनॉरिटीज़ पे हमले बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ यही एक हफ्ता देखें, सबसे पहले OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हिजाब को लेके जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, बेवजह की कंट्रोवर्सी है जिसमें लगातार झूठ बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि फ्रांस में बैन है, यहाँ बैन है। जहाँ हिजाब बैन है वहाँ पे सारे रिलीजियस मार्कर्स बैन है। जैसे फ्रांस में, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि फ्रांस में स्कूल्स में सिख टर्बन भी बैंड, क्रॉस भी बैंड, व्हील्स भी बैंड, अबाया भी बैंड। पलट के नॉर्वे देखिए, जहां हिजाब परमिटेड है, केवल फेस कवरिंग्स बैंड। तो पहले इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का बयान आता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, बयान आता है। उसके ठीक बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमको लेक्चर करते हैं। उसके बाद आज कुवैत में पार्लियामेंटेरियंस के एक दल ने कुवैत सरकार से मांग की है कि भारत में हिजाब कंट्रोवर्सी को देखते हुए रूलिंग डिस्पेंसन, मतलब बीजेपी और संघ परिवार के किसी भी नेता को कुवैत ना आने दिया जाए। मैं पहले बहुत सरप्राइज था, फिर मैंने जब देखा कि शशि थरूर ने भी शेयर किया है और बहुत सारे जब लेटर हेड्स देखे तो मुझे विश्वास हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने दुबई में ऐसे केसेस देखे हैं जब एक बहुत फेमस शेफ को वहां से निकाल दिया गया था। तो अगर अभी हमको ये ठीक से बात नहीं समझ में आ रही हो तो भी जो विदेशों में रिपरकशंस होते हैं, और ये एक दिन में नहीं आया है, बेवजह नहीं है कि जो बाइडेन अपनी पहली फेस टू फेस मुलाकात में मोदी को रिलीजियस टॉलरेंस का पाठ पढ़ाते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब मोदी जी जाते हैं हाउडी मोदी ट्रंप के इवेंट में, जहां पे उन्होंने भारतीय डिप्लोमेसी की धज्जियां उड़ा दी, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देके, वहां सीनेट में मेजॉरिटी लीडर स्टेनी होयर जब उनका मंच पे स्वागत करते हैं तो वो कहते हैं कि आई वेलकम यू, यू हैव कम फ्रॉम द लैंड्स ऑफ नेहरू एंड गांधी। उसके पहले भी ऐसे तमाम और वाक्य हैं, लेकिन भारत का मजाक उड़ाने का साहस या भारत के ऊपर सवाल उठाने का साहस हमको पाकिस्तान जैसे कभी रोग स्टेट्स रहे देशों के साथ खड़ा कर देने का साहस इस दुनिया की डिप्लोमेसी में कोई नहीं करता था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर हम दुनिया के सबसे बड़े नेता थे और हम वहां से चल के यहां पहुंचे हैं कि मोदी जी के करीबी मित्र ट्रंप
मजाक उड़ाते हुए कि भारत के मोदी कहते रहते हैं कि हमने एक लाइब्रेरी बनवाई, उतना तो हमारा अफगानिस्तान में 1 घंटे का खर्चा है, ये कहते हुए भारत को अफगान वार्ता से निकाल दिया जाता है। और जिस पाकिस्तान को हमारी सरकार का दावा है कि अलग थलग कर दिया गया है, वो पाकिस्तान वार्ता को लीड करता है। उस पाकिस्तान के आईएसआई के मुखिया जाते हैं सत्ता हस्तांतरण के टाइम, ट्रांसफर ऑफ पावर के टाइम, वो वहां पे होते हैं। रूस हमारा सपोर्ट नहीं करता। चाइना के इतने लॉन्ग ऑक्यूपेशन ऑफ आवर ओन लैंड्स पे रशिया का कोई बयान नहीं आता। ये सारी बातें छोटी बातें नहीं, लेकिन दिक्कत ये भी है कि बातें इसी पे नहीं रुक रही। हमारी जो डिप्लोमेसी है, अगर उसको हम अंग्रेजी के एक खास फ्रेज में कहें कि वी आर इनटू अ वेरी लॉन्ग विंटर, हम बहुत लंबी सर्दियों में पहुंच चुके हैं। और अगर हम इसको तुरंत ठीक नहीं करते तो हमको जो नुकसान होने वाला है, जो हो रहा है, अभी कुवैत में बीजेपी के पार्लियामेंटेरियंस को आने से रोकने की बात चल रही है, लेकिन अगर उन्होंने और बाकी गल्फ देशों ने, अगर बाकी मुस्लिम कंट्रीज ने ये कहा कि भारत से हम मजदूर भी नहीं आने देंगे, तो इन द कंडीशन आवर इकोनॉमी राइट नाउ इज, और अगर हमें पेट्रो डॉलर नहीं मिलेंगे तो नुकसान किसका होने वाला है, ये शायद बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों पड़ रही है बार बार, ये समझ में नहीं आता। अगर लगातार हमारी ये इमेज बनती है यूएस से आईआरएफ, सॉरी एक तो छूट ही गया था, तो ये जो बीते 3 दिन हैं, एक दिन यूएस का जो एम्बेसडर हैं फॉर रिलीजियस फ्रीडम, वो हमको हिजाब पे भाषण देते हैं। दूसरे दिन ओआईसी कंडेम करती है। और तीसरे दिन सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, बहुत फ्रेंडली कंट्री रही है सिंगापुर, वहाँ की एक बड़ी आबादी तमिल आबादी है, मलेशिया की ही तरह। सिंगापुर बीच में काफ़ी समय मलेशिया का हिस्सा भी था। इतिहास तो आजकल लोग व्हाट्सएप से पढ़ते हैं, फिर भी ये जानना चाहिए लोगों को। तो ऐसे में जो हमारे अंदर के जो घटनाक्रम होते हैं, उनके जो रिपरकशंस बाहर होते हैं, these repercussions are showing now and they are really hurting our diplomatic positions, our diplomacy. वीजा मिलना हमको बहुत सारे देशों में कम हुआ है। 2017 में हांगकांग, 2017 तक हांगकांग खुद ही वीजा ऑन अराइवल देता था इंडियंस को, अब नहीं देता है। अब आपको प्री अप्रूवल चाहिए। दुनिया भर के इस तरह के जितने विकसित इलाके हैं, टेरिटोरीज हैं, देश हैं, अगर हम वहां पे अपनी ये छवि बना रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सिंगापुर में खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, 1959 से 1 पार्टी रूल है। वैलिड क्रिटिसिज्म, यह आलोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेरिका में तो बहुत रोबस्ट 2 पार्टी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। वहां तो 300 साल से डेमोक्रेसी को कभी इतना खतरा नहीं हुआ। अगर अमेरिका भी हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर कुवैत इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अगर वो लिख रही है कि आपके रूलिंग डिस्पेंशन के किसी को भी आने की परमिशन ना दी जाए, तो ये बेहद खतरनाक मामला बन रहा है हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी। मुझे याद है बड़े बड़े जुमले हुए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि मलेशिया से हम व्यापार खत्म कर लेंगे। मलेशिया से छोड़िए, आप तो चाइना से नहीं कर पाए। जाकर नायक के बाद ही बात हुई थी। चाइना से आपका व्यापार 67% बढ़ जाता है, और जिसमें बड़ा हिस्सा हमारे इंपोर्ट्स का है। या भी एक और डिप्लोमेटिक फेल्योर को हम देखें कि पाकिस्तान में बहुत सारी दुनिया की कंपनी जैसे हुंडई है या पिज्जा हट है, इनकी जो पाकिस्तानी फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने लगा कश्मीर डे पे, जिसमें दुनिया भर के जो कश्मीरी अलगाववादी संगठन हैं वो आज़ादी मांगते हैं, भारत से आज़ादी मांगते हैं, उस पर पाकिस्तान के अंदर के जितने भी बड़े इस तरह के कारपोरेट हाउसेस हैं जो गैर पाकिस्तानी भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे विज्ञापन जारी किए कि हाँ कश्मीर पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए और ये वो। हमने उनके हाई कमिश्नर को बुला लिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? आपने किसी एक को बैन किया? पिज्जा हट पे कोई बैन हुआ? हुंडई पे कोई बैन हुआ? लेकिन कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो चाहते थे आपने उनको वो दे दिया। कि दुनिया भर के हर बड़े अखबार में खबर छपी कि भारत ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को कश्मीर डे पे
तलब किया उनको ये पूछने के लिए कि आप ऐसे परमिट कैसे कर सकते हैं। कल हमने सिंगापुर के हाई कमिश्नर को भी तलब कर लिया फिर से यही पूछने के लिए कि आपके पीएम ने ऐसा बयान क्यों दिया। अगर आपसे डिप्लोमेसी नहीं संभल रही है तो कम से कम डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स तो संभाल लेते। जो बचा खुचा भी मामला था वो आपने उसको एक पूरी लाइमलाइट दे दी है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो हांगकांग का सबसे बड़ा अखबार है, उसकी लीड खबर है ये आज। तो देश के अंदर दावे करने से कि हम सुपर पावर बन रहे हैं और हमने बहुत इज्जत बढ़ा दी है देश की इज्जत बढ़ी होती तो न स्टेनी होयर नेहरू को याद करते और कहते कि मोदी जी आपका स्वागत है, आप नेहरू और गांधी के देश से आए हैं। ना सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली साहब ये बोलते कि नेहरू के भारत में डेमोक्रेसी का डिक्लाइन। मुझे लगता है इस सरकार को कुछ तो सीखना चाहिए। क्या लीगेसी आप छोड़ के जा रहे हैं और इसके क्या रिपरकशंस होंगे भारत के अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक दोनों फ्रंट्स पे। अभी जो है वो माहौल बहुत खतरनाक लग रहा है और ख़राब लग रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम जो कैरियर डिप्लोमेट्स हैं इस सरकार में, उनको बैठना चाहिए सरकार के साथ, उनको बताना चाहिए कि आपको बदलने की ज़रूरत है और तुरंत बदलने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और विषय पे। सी यू ऑल, बाय बाय।